डेंटिस्ट के ऐसे 3 झूठ जो डेंटिस्ट हर पेशेंट को बोलता है। किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट की अगर कोई डेंटिस्ट लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है तो वो सबसे बड़ा झूठ है। सही रहेगा कि दांतों की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, दांतों की इंपॉर्टेंस सबको एक ही चीज़ लगता है कि दांत सिर्फ खाना चबाने के काम आते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो दांतों का खाना चबाने का है। आरसीटी जो होती है वो क्यों करानी चाहिए? फिलिंग करके काम नहीं चल सकता, मतलब लाइक अगर किसी को प्रॉब्लम है। आरसीटी हमें इसीलिए करानी चाहिए क्योंकि अब वो ऑलरेडी नर्व तक पहुंच चुका है। अगर हम उस कंडीशन पर रूट कैनाल नहीं करके डायरेक्ट फिलिंग कर देंगे। सर आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके दांत हमेशा खराब रहते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उसकी एक रीज़न यही है कि बच्चे अनहाइजीनिक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने स्टिकी फूड है ना, ये दांतों में फंस जाते हैं। रूट कैनाल की जगह डायरेक्ट दांत निकलवाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा पेन होगा या फिर हम यही प्रोसीजर ही अपनाएं? सकता तो सब कुछ है सकता तो आप सारे दांत निकलवा दें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडी है कोई, ठीक है, तो उसकी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उस टाइम पर अगर उसे कोई डेंटल इश्यू हो जाता है तो क्या वो ट्रीटमेंट ले सकती है? जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसके साथ ना 2 कंडीशन है। एक तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर और एक थर्ड ट्रिमेस्टर, ये ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब पहले 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका संबंध हमारे दांतों से है, यानी कि डेंटल प्रॉब्लम। कई बार लोग डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते हैं, तब तक नहीं जाते हैं जब तक वो दर्द बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। बट ये सही नहीं है, क्योंकि दांतों की खूबसूरती से ज़्यादा है दांतों की स्वस्थ होना। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेंटल ट्रीटमेंट पर, कुछ ओरल हाइजीन पर और उन गलतियों पर जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका मॉडर्न डेंटल ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पॉडकास्ट। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? मैम गुड, आप बताएं। मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। आई एम डॉक्टर एमजे सिद्दीकी, ऑनर ऑफ नेक्सा डेंटल सर्जरी क्लिनिक इन दिल्ली, यमुना। सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि डेंटिस्ट के ऐसे 3 झूठ जो डेंटिस्ट हर पेशेंट को बोलता है। पहला क्वेश्चन टफ। हाँ। डेंटिस्ट के जो 3 झूठ हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ टाइम गारंटी। किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट की अगर कोई डेंटिस्ट लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है तो वो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि किसी भी सर्विस के अंदर आप लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट में मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई बाइक खरीदी या कोई गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी। ऐसे ही डेंटल्स का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप डेंटल का क्या है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बाइक या गाड़ी को यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होगी। ऐसे ही दांतों को आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराया, फॉर एग्जांपल रूट कैनाल या क्राउन्स या स्केलिंग, जो भी आप ट्रीटमेंट कराना, उसके बाद आप उस मुंह को, इन दांतों को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो मेंटेनेंस मांगेगी ही मांगेगी, उसमें कोई लाइफ टाइम वारंटी नहीं होती जी। इसलिए सबसे फर्स्ट तो यही है। सेकेंड ये है कि मैंने जो ट्रीटमेंट किया वो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ओके। डेंटिस्ट एक स्किल प्रोफेशनल है। आने वाली जनरेशन और ज़्यादा स्किल्ड आएगी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, तो कौन कितना ज़्यादा स्किल्ड है इसका कंपैरिजन हम अपने आप से नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे बाद जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसका स्किल उससे भी ज़्यादा अच्छा हो और वो हमसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर सके। इक्विपमेंट उसके पास ज़्यादा अच्छे हों तो वो इक्विपमेंट ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आप ये नहीं कह सकते कि 40 साल से मेरे पापा अगर बाइक चला रहे हैं तो वो रेसर बन गए। हाँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो सारे स्टंट कर सकते हैं या वो रेस में जीत जाएंगे, क्योंकि वो 40 साल का उनको एक्सपीरियंस। अब जो नया 15 साल 18 साल 20 साल का एक बच्चा है जिसने प्रॉपर स्टंट की या बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस की है और वो उसकी कोचिंग ले रहा है, तो वो उन 40 साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे चला सकते हैं। तो ये हमारा मिथ है कि कोई डेंटिस्ट अगर 40 साल पुराना है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा डेंटिस्ट है, या कोई 20 साल पुराना है, या मैं फॉर एग्जांपल 8-10 साल एक्सपीरियंस है तो मेरे से अच्छा 2 साल बाद वाला है, वो 2 साल वाला कम एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसने अगर इक्विपमेंट अच्छे ज़्यादा खरीदे हैं और ज़्यादा अच्छे स्किल से वर्क करता है तो वो मेरे से आगे और जल्दी पहुंच जाएगा। तो सेकंड झूठ जो है वो ये है कि मेरे से अच्छा कोई डेंटिस्ट नहीं है। थर्ड झूठ ये है कि डेंटिस्ट्री जो है वो अब का ट्रीटमेंट है, पुरानी नहीं है। और ये डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे इम्प्लांट वगैरह वो अब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो 20 साल पहले 40 साल पहले भी हो रहे थे। मॉडर्न डेंटिस्ट्री पहले भी थी, लेकिन अपडेट अब इतना ज़्यादा आ चुका है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जो मैंने किया वो परफेक्ट है।
तो परफेक्शन वो चेंज होती रही है, डे बाय डे चेंज हो रही है। कुछ जो चीज़ आज लग रहा है कि आज परफेक्ट है, वो 2 साल बाद पता चलता है कि इसके अंदर ये कमियां थी, इसलिए अपडेशन क्यों आ रहे हैं? अपडेट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो जैसे जैसे हमें कमियां पता चलती जाएंगी वो अपडेट होता रहेगा। तो डेंटिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से 3 झूठ है। जी ओके। जावेद जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि दांतों की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, दांतों की इम्पोर्टेंस, सबको एक ही चीज़ लगता है कि दांत सिर्फ खाना चबाने के काम आते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो दांतों का खाना चबाने का है, लेकिन सेकंड फंक्शन है कि वो फेशियल प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, चेहरे को शेप देते हैं। आपने देखा होगा कि 2 ही दांत बाहर हुए, थोड़ा सा प्रोक्लाइन हो जाते हैं, चेहरे की शेप चेंज हो जाती है। बिल्कुल। 2 दांत अगर नहीं है, 2 दांत नहीं, एक दांत थोड़ा सा टेढ़ा है या टूट गया है, चेहरे की शेप चेंज। तो फेशियल प्रोफाइल जो बना रहा है ना, वो हमारे दांत ही बनाएंगे। दांत जैसे जैसे जाएंगे आपकी बोन रिजॉर्व हो जाएगी और फेशियल प्रोफाइल आपका बिगड़ जाएगा। और थर्ड चीज़ ये है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जो बोलने में जो हेल्प कर रहा है, स्पीच में हेल्प कर रहा है, वो तीत करते हैं। जब दांत नहीं होते हैं तो क्या होता है कि साथ जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं तो उसकी हवा इधर से उधर जा रही है, तो वो वर्ड्स प्रॉपर नहीं निकलते। जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सही वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जिनके दांत नहीं होते तो वो प्रॉपर हेल्प नहीं करते दांत के अल्फाज को बोलने में। इसलिए मेन 3 फंक्शन तो इसके ये हैं ही कि चेहरे को शेप देना है, और स्पीच में, और मैस्टिकेशन चबाने के अंदर। जी सर, जब डेंटिस्ट के पास कोई भी पेशेंट जाता है तो यही सुनने को मिलता है कि दांत निकलवा दो, है ना, RCTC करा लो। आप वो फीलिंग भी तो करा सकते हो ना उस चीज़ में, मतलब, या कुछ भरवा सकते हैं आप उस जगह को। पता है क्या होता है कि बस पेशेंट आता है ना, वो पेशेंट को ये लगता है कि जब तक मेरे दर्द नहीं, मेरे मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रूटीन चेकअप कभी नहीं कराते हैं। तो तीत में जब प्रॉब्लम आई है ना, इनको दर्द हुआ है, तभी वो डेंटिस्ट के पास चल करके आए। अब आपको पहले ये समझना होगा कि जो हमारा दांत है ना, उसके अंदर ना 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर जो है वो इनेमल है, सेकंड वाली डेंटिन, तीसरी वाली पल्प, यानी जो नसें हैं। आपकी जो ऊपर वाली इनेमल है ना, वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, जो वाइट वाली है। अब जैसे जैसे वो डिके होगी तो वो डेंटिन तक पहुंच जाएगा कैरीज। अगर वो इनेमल पर कैरीज है ना, तो उसी टाइम उसको फिलिंग करा लें, जबकि वो निशान होता है उसमें ब्लैक या भूरे रंग का, ब्राउन कलर का एक निशान होगा, वो दिख रहा है, लेकिन पेशेंट को पेन नहीं है, इसलिए वो डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहा। अगर आप उसी कंडीशन पर उसकी कैरीज को निकाल के फिलिंग करा लें तो वो आपका स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगी कैरीज। आप उसको तब भी नहीं कराते हैं तो वो डेंटिन तक पहुंचेगा। डेंटिन आपकी सेंसेशनल लेयर है, आपको वो सेंसेशन दे रही है ठंडे गर्म का। अगर उस कंडीशन पर आपने फिलिंग करा ली तो ठीक हो जाएगा वो कैरियस पार्ट निकाल करके। अब होता क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, वो बेरेबल होती है, तो इसलिए आदमी उसको भी इग्नोर करता है, या फिर वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं। मेडिकेटेड टूथपेस्ट से काफ़ी टाइम तक वो हद तक रिलीफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कैरी पल्प तक पहुँचेगी तो आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पेन हुआ है तो आपकी वो ऑलरेडी कैरीज पल्प तक पहुंच चुकी है, नस तक। उस कंडीशन पर डेंटिस्ट आपको देखते ही कहेंगे कि आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। रूट कैनाल का मतलब ये है, जो रूट है उसकी जड़ है, उसके अंदर जो कैनाल्स है उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि कैनाल तक पहुंच चुका है वो। अब वो इन्फेक्शन के लिए आप पेशेंट कहना है कि नहीं मुझे तो फिलिंग करानी है, लेकिन जो फिलिंग का टाइम था वो आपका निकल गया, आपने उस टाइम इग्नोर किया। उस टाइम इग्नोर नहीं करना था। जो ट्रीटमेंट उस वक्त में आपका विदिन 1000 के अंडर में हो जाता है अच्छी फिलिंग, अब उस रूट कैनाल के लिए आपको 5 to 10,000 15,000 तक आपको चार्ज पे करने पड़ रहा है, सिर्फ आपकी लीनियंसी की वजह से। आपको शुरू में ही आना था विदाउट इंजेक्शन, विदाउट LA यानी एनेस्थीसिया के, आपको ठीक हो जाता और सबसे कम चार्ज में हो जाता और आपकी टाइम भी कम लगती। लेकिन अब जब आपके रूट कैनाल तक पहुंच गए तो आपको 3 to 4 सिटिंग के लिए ट्रीटमेंट कराना होगा, और चार्जेस भी आपको मोर देन 5 times देने होंगे। ओके। तो ये सिर्फ पेशेंट की लीनियंसी थी और कुछ नहीं। ओके। RCT जो होती है वो क्यों करानी चाहिए? फिलिंग करके काम नहीं चल सकता, मतलब लाइक अगर किसी को प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको बताया ना कि RCT हमें इसीलिए करानी चाहिए क्योंकि अब वो ऑलरेडी नर्व तक पहुंच चुका है। अगर हम उस कंडीशन पर रूट कैनाल नहीं करके डायरेक्ट फिलिंग कर देंगे तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीवियर हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर डायरेक्ट नर्व तक जा रहा है। अगर जब तक वो इन्फेक्टेड वाली नर्व्स कैनाल से वो क्लीन नहीं होंगी और उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक उसमें फिलिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो पार्ट था ना सेकंड कैरीज वाला, वो पार्ट पेशेंट का निकल चुका है, इस वजह से अब उसको थर्ड वाला ट्रीटमेंट कराना होगा जब वो नर्व तक पहुंचा। अच्छा। तो अब रूट कैनाल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टूथ और ज़्यादा ख़राब हो गया, इन्फेक्शन ज़्यादा नीचे हो गया, बोनलेस हो गया, तो फिर वो रूट कैनाल से भी नहीं बचेगा, फिर आपको निकलवाना ही पड़ेगा। ओके। और निकलवाने के बाद फिर और ज़्यादा नुकसान है। सर, मैंने सुना है कि दांतों में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कैंसर तक भी जा सकती है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये अब तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। जैसे देखा भी आप लोगों ने 20 साल 25 साल पहले ऐसा नहीं था।
असल में क्या हो रहा है, दांत दांत से बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्ट की भी होती है, नर्व की भी हो जाती है, न्यूरो ब्रेन की भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, डिमेंशिया का खतरा ब्रेन इनकम से ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक इमेजिन करें कि आपके दांत में कोई शार्प एज है और वो शार्प एज मुंह के अंदर ट्रॉमा किए जा रही है। मुंह के अंदर कोई भी ऐसा जख्म जो कंटिन्यू रह रहा है और कुछ लंबे टाइम तक रहा, तो फिर वो कैंसर में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होता है एज कम्पेयर अदर बॉडी पार्ट्स के। जी। और पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि ये जो मेरे टंग में जो जख्म हुआ है ये दांत की वजह से हुआ है। उसको बहुत दिन तक तो वो पहले इग्नोर करता है, फिर कुछ टाइम वो फिजिशियन से दवाई ले लेते हैं, कभी वो ENT के पास जा रहे हैं कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि टंग का वो वाला पार्ट डैमेज हुआ तो वो गर्दन तक उनको दर्द होता है। जब वो उनका टाइम निकल जाता है तब उनको कहीं से पता चला यार ये दांत की वजह से हो रहा है, कि दांत डेंटल के पास जाना चाहिए। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब तक वो डेंटिस्ट के पास आते हैं वो देर हो चुकी होती है, वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ज़्यादातर अब यही सुनने में आ रहा है, यही देखने में आ रहा है कि लापरवाही है और कुछ लैक ऑफ नॉलेज। पेशेंट को भी पता नहीं होता उनको कि यार ये दांत की वजह से मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ पेशेंट के अंदर बहुत अवेयरनेस आई है, क्योंकि किसी न किसी को उसकी रिलेशन में या नोन टू में एक न एक को कैंसर ऐसा हो चुका होता है। तो 10 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल में इतना मैंने अवेयरनेस नहीं देखी जितनी अब के 5 साल में देख रहा हूँ। कि अगर दांत से ट्रॉमा हो रहा है टंग, तो वो डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास आना कह रहे हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्यूरियोसिटी की वजह से कि आपको ये जो दांत के लिए किसी ने बताया, करा नहीं सर मुझे पता है इससे कैंसर हो जाता है। मैंने कहा चलो ये अवेयरनेस आई, अच्छा है, और इसकी वजह से काफ़ी कुछ रिलीफ है पेशेंट के अंदर। तो दांत से हो जाता है, इसलिए दांतों की देखभाल ज़रूरी है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट की और किडनीज़ की, तो ये बीमारियां भी हो रही हैं। इसलिए बेटर यही है कि आपको दांतों की और मुंह की अच्छे से देखभाल करानी है, टाइम टू टाइम क्लीन कराएं। आप जैसे कि ना हार्ट की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि जो ब्लीडिंग गम्स है ना, वो ब्लड जो जा रहा है ना वो हमारे बॉडी में पूरी में सर्कुलेट कर रहा है, और वो फिल्टर कौन कर रहा है, वो हार्ट ही कर रहा है। तो हार्ट तक वो जब गंदा ब्लड जा रहा है, इन्फेक्टिव ब्लड जाएगा, तो वो आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाएगा। इसलिए, और लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी बीमारियां हैं इसलिए वो इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। होती छोटी बीमारी है, अगर आप उसको टाइम से क्योर कराते हैं तो, और टाइम से क्योर नहीं कराते हैं तो वो कब ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी वो आपको पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर, मैंने सुना है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया और उसके यहाँ पे चोट आ गई दांतों में, तो उसका इलाज किस तरीके से होता है, वो थोड़ा बताइए। देखिए, ट्रॉमा का जो केस है ना वो 2 तरह से होता है। एक होता है डेंटल ट्रीटमेंट, एक होता है जॉ का फ्रैक्चर वगैरह का। अगर पेशेंट का फ्रैक्चर हो चुका है, यानी जॉ फ्रैक्चर हो गया है, अब मैं देखता हूँ ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट का जॉ फ्रैक्चर हुआ है और वहीं पे हाथ या पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो प्रेफरेंस दे रहे हैं हाथ की और पैर की, उसका ट्रीटमेंट पहले करा रहे हैं, जॉ को उन्होंने छोड़ दिया है। कई पेशेंट थे मेरे पास लास्ट टाइम जो 2-2 महीने बाद आए हैं। अब 2 महीने अगर आपका जॉ फ्रैक्चर हो गया, वो जिस पोजीशन पर वो वहाँ जुड़ जाएगा, बोन तो अपनी जगह, कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है तो बोन बन रही है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, टाइम से आपको जॉ का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। अगर फ्रैक्चर फेवरेबल है, यानी कि जबड़े की हड्डी से हेयर लाइन फ्रैक्चर हुई है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई है, तो सिर्फ IMF से ठीक हो जाता है। IMF होता है इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। उसको आप 3 हफ्ते तक बांधें, वो ठीक हो जाएगा। अगर वो डिस्प्लेस हो चुकी है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन में आपको पहले बोन प्लेटिंग करनी पड़ेगी, साथ में IMF करना पड़ेगा। IMF करने के बाद में फिर आप उसको 3 वीक के लिए छोड़ेंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लीनियंसी क्या हो रही है कि 3 हफ्ते बाद जब पेशेंट आपके पास 4 हफ्ते बाद आ रहा तो ऑलरेडी हड्डी जुड़ चुकी है। अब उस कंडीशन पर पहले उस हड्डी को जो जुड़ गई है उसको तोड़ो, कैलस का फॉर्मेशन तोड़ो, फिर उसके बाद रिपोजिशनिंग करो, उसके बाद बोन प्लेटिंग करो। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से जब कोई भी बॉडी में अगर दूसरा फ्रैक्चर हुआ तो साथ के साथ ही जॉ का भी करा लेना चाहिए, लीनियंसी ना। और बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, डर ज़्यादा है इसका और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके सर, फ्रैक्चर की कॉस्ट कितनी आती है वैसे? फ्रैक्चर की कॉस्ट तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। अगर वो डिपेंड ऑन लोकेशन, हॉस्पिटल कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करा रहे हैं या आप नॉर्मल क्लिनिक पर करा रहे हैं, या GM हो रहा है या अंडर LM हो रहा है। GA मतलब जनरल एनेस्थीसिया, जो पूरा बेहोश करके करना पड़ रहा है। हमारे क्लिनिक पर तो GA और LA दोनों ही फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं। LA की जो फ्रैक्चर हैं जो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, बोन प्लेटिंग मैंडिबल में हो जाती है, तो उसमें हम 15,000 से स्टार्ट करते हैं। IMF तो हम 12,000 to 15,000 में हो जाता है, और अगर बोन प्लेटिंग कर रहे हैं तो हम 20,000 के अप्रोक्सीमेट हम कर देते हैं, बोन प्लेटिंग विद IMF।
ओके। तो दोनों ही चीज़ें। और जो बोन प्लेटिंग करते हैं वो टाइटेनियम की ही करते हैं, और अच्छा। नॉर्मल एसएस वगैरह की नहीं करते हैं। ओके। तो ये बहुत छोटी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा हम्म, कॉस्ट नहीं है। 20,000 अगर आप इसी चीज़ को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आना हम्म। तो वो मोर देन 1.5 लाख पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है जब दांतों का ऑपरेशन होता है या दांतों का किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट होता है तो इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसके बाद दर्द होता है या नहीं होता बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अगर पेशेंट को किसी को हमने एलए दे दिया है, जी एलए होता है लोकल एनेस्थीसिया, जो जी पर्टिकुलर एक पार्ट पे दिया जाता है वहीं जी का, जी। तो उसके बाद 100% कम्प्लीटली पेनलेस आता है, पेन फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एलए जो है ना वो कई टाइप्स का होता है। उस एलए को जैसे हम लिग्नोकेन यूज़ करते हैं नॉर्मल केसेस में, अगर हमें लगता है कि ये लिग्नोकेन वर्क नहीं कर रहा है तो आर्टिकेन आता है। आर्टिकेन थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, हाई एफिकेसी का होता है। तो आर्टिकेन की फैसिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से आप फ्रैक्चर के केस भी इजीली कर लेते हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट तो फिर भी एक छोटी सी ट्रीटमेंट है। तो आज के टाइम में तो पूरी डेंटिस्ट्री पेनलेस है, पेन फ्री है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और इंजेक्शंस भी ऐसे हैं, इतनी थिन निडल आ गई हैं, ज़्यादा गेज की आ गई हैं कि अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको पेन नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। हम चाइल्ड में यूज़ कर रहे हैं 33-34 गेज की, जो छोटे किड्स होते हैं उसके अंदर भी अगर हमने इंजेक्शन लगाया तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कई बार तो कि भाई मेरे इंजेक्शन भी लग गया है। ओके ओके। सर आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके दांत हमेशा खराब रहते हैं। इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो उसकी एक रीज़न यही है कि बच्चे अनहाइजीनिक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने स्टिकी फूड है ना ये दांतों में फंस जाते हैं। अभी जब बच्चे के टूथ आया है ना, दांत जो नए उग रहे हैं, एडप्ट हो रहे हैं, उनकी इनामल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। अब बच्चे ने टॉफ़ी चॉकलेट खा ली रात में, अब वो 10 घंटे तक सो रहे हैं, तो 10 घंटे तक उस टॉफ़ी के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर है उस टॉफ़ी के साथ मिल करके उसको डिके कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जो मम्मी होती हैं वो बेबी के ना फीडर लगाते हैं मुंह में, दूध की बोतल, तो उसके अंदर ना शुगर डाल दिया और उसको पिला दिया। अब वो मीठा दूध पूरी रात उसके दांतों पर वर्क कर रहा है। तो ये सबसे कॉमन है, नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं इसको। ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है जिसके अंदर ये दांतों के, बच्चों के दांत खराब किए जा रहे हैं। बच्चों की हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी आपको अगर बच्चों के दांत को बचाना है। जो दांत आपके नॉर्मल कैरीज होंगे ना, एक मिथ ये भी है कि बच्चे के दांत टूट के दोबारा आ जाएंगे। तो बच्चे के दांत की जो इम्पोर्टेंस है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चा है वो, लेकिन वो बच्चों के दांत अगर टाइम से पहले टूट रहे हैं ना तो परमानेंट तो वो रुक भी सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है। बच्चों के दांत की इम्पोर्टेंस है कि वो जो पक्के दांत आने वाले, परमानेंट तोत आने वाले, वो उसको अपने सही रास्ते पर लेकर के आना, उसके लिए वो स्पेस मेंटेन किया हुआ है। अगर आप उसको पहले निकलवा देते हैं तो उस कंडीशन पर वो दांत जो परमानेंट आने वाला वो टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, मे भी रुक भी जाता है कई बार। और अगर वो टाइम से नहीं निकलता तो भी वो टेढ़ा मेढ़ा बाहर से आ जाता है, कई बार देखा होगा। इसलिए टाइम से दांतों को चेकअप कराना ज़रूरी है बच्चों का। और जो बच्चों के दांत खराब हो गए हैं उसके अंदर फिलिंग हो सकती है, फिलिंग कराई जाए। अगर फिलिंग की कंडीशन पार हो गई है, पल्पेक्टमी यानी रूट कैनाल करानी है तो वो रूट कैनाल भी कराई जाए, वो ज़रूरी है। ओके। सर मैंने सुना है कि दूध के दांतों में कीड़े वैसे लगते नहीं हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा कीड़े तो दूध के दांतों में ही लगते हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा बच्चे के दांत में जो कैरीज लगती है वो जी। दूध के दांत में ही लगती है, ओके। और वो ही स्प्रेड करके बाद में परमानेंट तोत तक जाती है। अच्छा, अगर दूध के दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक नहीं हुई, ठीक है, और वो दांत टूट गए, क्योंकि दूध के दांत एक एज के बाद टूट जाते, तो क्या जो प्रॉब्लम पहले वाले दांतों में थी वो नए दांतों में भी आएगी? नहीं, अगर वो टूट गया टाइम से और वो कैरीज पल्प तक नहीं पहुंची थी, यानी नीचे ओके। इन्फेक्शन नहीं था, तो जो पक्का दांत आने वाला वो ठीक आएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। अगर सर बच्चा खेल रहा है, ठीक है, और खेलते खेलते उसका कहीं लड़ गया और दांत टूट गया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब नया दांत लग सकता है या फिर? नहीं, अब मुझे उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि बच्चा जैसे खेलते खेलते गिर जाता है और जी। दांत टूट जाते हैं। ऐसे जी। बहुत सारे केस हैं, स्कूल में हाँ, खेल रहा था कि बहुत। पूरा दांत, अगर पूरा दांत निकल गया है तो वही दांत वापस रिप्लेस हो जाता है, वापस रीइम्प्लांट हो जाता है, नेचुरल दांत ही। तो उसको रख के मिल्क में रख लें और उसको सीधे डेंटिस्ट के पास ले जाए विद इन आवर्स, तो वो ले आकर के उसको क्लीन करके वहीं लगा देंगे तो वो जुड़ जाएगा। ओके। दूध का दांत है तो अगर एज 5 to 6 ईयर है, अगर 6 to 7 ईयर है तो परमानेंट 7 ईयर के आसपास में वो परमानेंट तो आ जाता है। अगर पक्का दांत है तो हर हाल में लेकर के जाएं, क्योंकि वो दोबारा आने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको रीइम्प्लांट करा लिया जाए। और रीइम्प्लांट का तरीका यही कि आप उसको दूध ना मिले, किसी वजह से ऐसी जगह पर है तो आप उसको सलाइवा से क्लीन कर लें, थूक से ही क्लीन करें और उसको रख के लेकर के जाएं, तो वो दोबारा रीइम्प्लांट हो जाता है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन नकली दांत लगाने से बेटर है कि उसका नेचुरल दांत को बचा के रखें। सर आजकल हमने सुना अक्कल दाढ़ वाली प्रॉब्लम काफ़ी इनहेंस हो रही है, तो आजकल क्या है कि दांत पूरा निकलवा देते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था।
तो ये किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, अक्कल दाढ़ का ना बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया इस टाइम, इतना कॉमन हो गया है कि मेरे हिसाब से हर 10 में से 8 यानी 80% लोगों को अक्कल दाढ़ निकलवाने के लिए हो रहा है। जी। उसका एक रीज़न ये है कि अक्कल दाढ़ ना इम्पैक्ट हो रही है। इम्पैक्ट मतलब दांत अंदर फंसी रह जा रही है, पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके 2 कॉमन रीज़न हैं। एक कॉमन रीज़न है कि आप हार्ड चीज़ें नहीं खा रहे हैं। लोगों ने ना अपनी हैबिट चेंज कर दी। जब हम हार्ड चीज़ें खाते थे तो जॉ का साइज़ बड़ा हो जाया करता था, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर स्पेस मिलता था, तो वो आराम से सीधे आ जाया करता। हार्ड चीज़ें हमने खानी बंद की, सॉफ्ट डाइट पे आए, तो उसका कुदरत का एक नियम है, जिस चीज़ का आप यूज़ करना बंद कर दोगे ना, वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। इवन दांत हो चाहे दिमाग हो, है ना? तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट। ऐसे ही दांत का अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, हार्ड चीज़ें नहीं खा रही हैं, डाइट इतनी सॉफ्ट, चावल पे ही, चावल तो खैर सभी खा रहे हैं आज के टाइम में, फ्रूट्स, हार्ड चीज़ें, गन्ना, अमरूद, ऐसी चीज़ें आप जो लोगों ने कम कर दी है ना, उसकी जगह सिर्फ जूस पी रहे हैं। तो इसकी वजह से दांतों का फंक्शन कम होता लिया जा रहा है, तो इसकी वजह से वो इम्पैक्टेड होती जा रही है। ये एक सबसे कॉमन रीज़न है। दूसरा कुछ कॉमन रीज़न ये होता है कि जॉ का साइज़ छोटा ही था जेनेटिकली, जैसे मम्मी का साइज़ या पापा का जॉ का साइज़ छोटा है तो वो बच्चे का भी छोटा है, तो वो जेनेटिकली वो रेशियो 5% है। बाकी 90% जो रेशियो है वो हार्ड डाइट का ही है। तो आप अगर मिक्स डेंटिशन पीरियड में हैं, 12 से 18 साल की एज में, तो आप हार्ड चीज़ें ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स अच्छे से खाएं, गन्ना खाएं, नट्स खाएं, जिसकी वजह से जॉ की एक्सरसाइज ज़्यादा हो तो आपको जॉ थोड़ा साइज बढ़ेगा, तो वो प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, तो वो निकल जाएगी। अगर आपकी दाढ़ इम्पैक्ट रह गई तो फिर आपको सर्जरी करके ही निकलवानी पड़ेगी, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 90% केसेस हमारे पास जो आते हैं उनको अक्कल दाढ़ निकलवानी ही पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि वो फंस गई। अगर आप उसको नहीं निकलवाएंगे तो वो आगे वाली दाढ़ को हिट कर देगी, वो उसको भी ख़राब कर देगी, फिर आपको उसकी रूट कैनाल करानी पड़ेगी और इसको निकलवाना भी पड़ेगा। आप नहीं कराएंगे तो आपको इतना सीवियर पेन होगा कि आपको हर हाल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आपको पता चलेगा इम्पैक्टेड दांत है और आप उसको सोच रहे हैं कि जब दर्द होगा तब करूँगा, तो दर्द आपको इम्पैक्टेड दाढ़ में नहीं होगा, वो अगली जो फंक्शनल टूथ है ना, एडजेसेंट वाली, उसमें दर्द होगा क्योंकि वो उसको हिट कर चुकी होगी। दूसरा इसका जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब अनइवन फोर्स हो जाएगी तो मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा फेस का। तीसरा ये है कि जब ये हिट करती है तो आपके दांतों में क्राउडिंग कर देती है। कई बार दांत जो सीधे थे ना, उसमें जैसे फोर्स लगा जा रहा है तो टेढ़े मेढ़े भी कर देती है, शेप चेंज हो जाएगी। तो ये इसके कैसा, और सिस्ट वगैरह जो बनती है वो इम्पैक्टेड दाढ़ में ज़्यादा बनती है, जो गांठ बन जाती है, तो इसलिए इसको निकलवाने नहीं बेटर होता है। अगर आपकी दाढ़ इम्पैक्टेड है तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं, आपको निकलवानी पड़ेगी। और ज़रूरी ये भी है कि वो सर्जरी करके ही निकलेगी, विदाउट सर्जरी नहीं निकलेगी। अच्छा, लोग इसको कॉमन ले लेते हैं कि किसी से भी निकलवा देते हैं। कई केस मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने जनरल डेंटिस्ट से निकलवा दिया, किसी क्वैक से निकलवाने के लिए गए और वो जॉ फ्रैक्चर करवा के ले आए, दाढ़ तो वो निकलेगी ही नहीं जब तक उसकी प्रॉपर बोन गटरिंग करके स्पेस बना करके सर्जरी नहीं की जाएगी। तो ये गलती ना करें ऑडियंस। कई बार देखा है कि जो जॉ फ्रैक्चर, जबड़े का फ्रैक्चर है, वो दांत निकलवाने की वजह से भी होता है। इसलिए आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ का टाइम है और अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है तो आप उसको निकलवाना है। कई बार मैंने सर देखा है कि अक्कल दाढ़ ना एक ही बार में पूरी नहीं आती है, जैसे एक बार इतनी आ गई, उसके बाद कई साल बाद या कई महीनों बाद जाकर दोबारा आती है। तो जिस पीरियड में वो ब्रेक लेती है उस पीरियड में उसे निकलवाना पॉसिबल है या नहीं? नहीं, उस जिस पीरियड में वो ब्रेक ले रही है ना, वो तो उसकी टाइम है आने की। अगर वो सीधी आ रही है तो कोई बात नहीं, वो तो 3 बार में आए, 4 बार में आए, वो टाइम पीरियड के बाद थोड़ा जब वो इरप्ट करेगी तब तो वहाँ स्वेलिंग आएगी, वो कोई बात नहीं, वो बहुत कॉमन है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ गम्स ही स्वेल हो रहा है तो वहाँ से वो गम्स हटा दिया जाता है। उसको हम ओपरकुलेक्टमी कहते हैं। ओपरकुलेक्टमी बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, आप उसको लेजर से या ब्लेड से भी सर्जरी करवा के माइनर से हटा दो, उसको स्पेस मिल जाएगा, वो आ जाएगी। अगर उसका एंगुलेशन टेढ़ा है, दाढ़ का एंगुलेशन टेढ़ा है और आप उसको इग्नोर करें तो वो जब भी हिट करेगा वो अगले दांत में करेगा। इसलिए आपने जब भी चेक कराया, आपको पेन हुआ और आपने देखा कि एक्सरे में टेढ़ा आ रहा है और डेंटिस्ट ने कहा कि आपका इसको एक्सट्रैक्शन करवाना है, सर्जरी करानी है, तो फिर आपको करा लेनी चाहिए, फिर इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं। सर, रूट कैनाल की जगह डायरेक्ट दांत निकलवाया जा सकता है, उसमें ज़्यादा पेन होगा या फिर हम यही प्रोसीजर ही अपनाएं? रूट कैनाल की जगह दांत निकलवाया जा सकता है, सकता तो सब कुछ है सकता तो आप सारे दांत निकलवा दें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ज़रूरी है जी। रूट कैनाल में क्या हो रहा है कि आपका जो नेचुरल दांत है ना, उसका ट्रीटमेंट करके उसको बचाया जा रहा है। आपके बोन की शेप, चेहरे की शेप, आपका अलाइनमेंट सब कुछ सेफ है। अगर आप उस दांत को वहाँ से निकलवा देते हैं तो फिर क्या होगा कि आपके जो एडजेसेंट टूथ है ना, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, झुक जाएंगे इधर उधर, ऊपर वाला भी सुपरा इरप्ट हो जाएगा, फिर आपको वो लगवाना ज़रूरी हो जाएगा।
जो दांत आपका नेचुरल था, बोन थी, सब कुछ था, रूट्स ठीक थी, उसकी जगह आपने दांत निकलवा दिया, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है दांत लगवाने के। सबसे पहला तो इम्प्लांट, ओके। अगर आपको वो फिर बजट फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है। अगर आपको बजट फ्रेंडली है, फिर ब्रिज है, इधर वाला दांत और इधर वाले दांत को ट्रिम करेंगे, घिसेंगे, उनकी सपोर्ट से वो दांत लगेगा। लगवाना तो ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्या है कि दांत की रूट कैनाल ज़रूरी है या एक्सट्रैक्शन। तो रूट कैनाल के अंदर क्या होता है, आप समझें, आपका दांत वहीं है, सेम जगह पर है, सेम शेप है, आपकी बोन भी प्रिजर्व हो रही है, आपने उसका ट्रीटमेंट कराया, कैप लगवाया, बिल्कुल फिट। अगर आप उसको निकलवा देते हैं तो फिर क्या लॉस हो रहा है, आपका एक दांत गया तो उसकी दीवार गिर गई तो वो झुकना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर के दांत आगे माइग्रेट करेंगे, आगे वाले पीछे करेगा। हाँ। ऊपर वाले को जगह मिल गई तो वो सुपरा एरप्ट करने लग जाएगा। दांत निकलवाने से 4 कॉम्प्लिकेशन आ गई अगर आपने दांत नहीं लगवाया तो। अगर आप लगवाने जाते हैं तो फिर या तो आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा या फिर ब्रिज लगवाना पड़ेगा, 2 दांत घिस करके इधर उधर। अगर आप दांत घिस करके लगवाते हैं तो आपने एक दांत के चक्कर में 2 दांत और खराब कर दिए। और आप इम्प्लांट करवाते हैं बोन बचाने के लिए, तो फिर आपको रूट कैनाल ही करानी चाहिए थी। इतना लंबा सर्जिकल प्रोसीजर क्यों जाना कि फिर आपने इम्प्लांट कराया, इतना कॉस्टली 25-30,000 का इम्प्लांट करा रहे हैं, फिर क्राउन लगवा रहे हैं, उसके लिए भी आपको 4 महीने 5 महीने वेट करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट कैनाल से दांत बच रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं, आपको रूट कैनाल से दांत बचाना चाहिए। और रूट कैनाल कॉस्टली नहीं होती, दांत निकलने के बाद भी आपको मेडिसिन और रूट एक्सट्रैक्शन के चार्जेस और थोड़े दिन बाद जो ब्रिज का चार्जेस होगा या इम्प्लांट का चार्जेस होगा वो रूट कैनाल से 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल रूट कैनाल में आपके 5,000 चार्ज आ रहा है विद क्राउन, तो उसमें फिर 25,000 30,000 तो आएगा। काफी बड़ा रेशियो है। बहुत बड़ा रेशियो है, सारा को सारा लीनियंसी का है। आप जितना इग्नोर करेंगे वहीं पे रूट कैनाल की नौबत आने से पहले अगर आपने फिलिंग करा ली होती तो वही काम आपको 1,000 में हो सकता था, जो आज आपको 5,000 में, 6,000 में या 10,000 में कराना पड़ रहा है जी। तो इसलिए जितना आप इग्नोर करेंगे डेंटिस्ट को, दांतों को हल्के में लेंगे, उतना बजट आपका बिगड़ेगा, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा और परेशानी भी आपको झेलनी पड़ेगी। लैक ऑफ नॉलेज से प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। हर बार हर सारी बीमारियों का एक ही सिस्टम है कि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं जी तो आपको उसका ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर, रूट कैनल करवाने के बाद कैप लगवाना ज़रूरी है, और अगर लगवा भी रहे हैं तो कौन सा लगवाएं, कैसा लगवाएं? रूट कैनाल के बाद ना कैप लगवाना कंपलसरी है। उसका एक रीज़न ये है कि आपका दांत जिस पोजीशन से ख़राब हुआ, फिर आरसीटी करने के लिए दांत में बीच में होल करना पड़ा, तो आपकी वॉल्स ऑलरेडी कमज़ोर हो गई हैं। अगर आपने आरसीटी करा ली, उसके बाद फिलिंग करा ली, तो टूथ जो था ना आपका, ये नॉन वाइटल हो गया, ब्रिटल हो गया, आपको ऊपर जैसे ऊपर से फोर्स पड़ेगी वो बीच में फट जाता है। इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए कैप लगवाना ज़रूरी होता है। किसी किसी केसेस में होता है 2-3% केस में कि आपको रूट कैनाल के बाद कैप लगवाने की ज़रूरत नहीं है जी। उसमें सिर्फ कंपोजिट फिलिंग से या टीएसआर करने से या इनले ऑनले से ही वर्क हो जाएगा, वरना 90% केसेस में तो आपको कैप लगवाना ज़रूरी है। और कैप के बहुत सारी टाइप्स की कैप आती हैं, कुछ मेटल्स की आती हैं, कुछ मेटल सिरेमिक की आती हैं, कुछ कम्प्लीटली जिरकोनिया की आती हैं, कुछ ऐसे अलॉयज़ हैं जिसके अंदर ऊपर आपने अच्छा वाला सिरेमिक यूज़ किया हुआ और अलॉयज़ यूज़ किए हैं टाइटेनियम वगैरह के, जिसकी वजह से आपको MRI-CT स्कैन कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बिल्कुल मेटल फ्री हैं जैसे जिरकोनिया है, तो ये कैप ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर अदर्स कैप के। आप पीछे की दाढ़ों में यूज़ कर रहे हैं तो आप जिरकोनिया में आप मोनोलिथ यूज़ कर सकते हैं जो डायरेक्ट ब्लॉक में से करती है, या फिर वो टाइटेनियम के साथ में अगर आप उसके ऊपर सिरेमिक चढ़ा करके यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है। और फ्रंट के दांत में तो आपको नेचुरलिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो आप जिरकोनिया ही यूज़ कर लें जी। और पीछे के दांतों में मेटल फ्री करनी है तो मोनोलिथ यूज़ कर लें। ये अच्छी क्राउन्स हैं जिनकी एक्यूरेसी, और ये कैड-कैम से बनती हैं, कमांड दे करके लेज़र में से कटिंग हो जाती है उनकी, तो वो उसकी फिटिंग एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होती है। सर, जब भी डेंटिस्ट के पास कोई जाता है तो उसके मन में एक ही डर होता है कि इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, पेन होगा, तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है दांतों से रिलेटेड, ये बिना इंजेक्शन के पॉसिबल है? देखिए, बिना इंजेक्शन के पॉसिबल तो वो पहले ही था। जैसे मैंने बताया ना, अगर आपकी कैरीज या दांतों में कुछ प्रॉब्लम छोटी है और वो इनेमल तक है तो विदाउट इंजेक्शन हो ही जाती है, वो डायरेक्ट हो जाएगी। अभी इंजेक्शन तक ये जो कंडीशन इंजेक्शन तक लाई गई है, ये आपकी लापरवाही की वजह से लाई गई है। अगर नर्व तक किसी वजह से दांत का कैरीज पहुंच चुका है और आपको पेन स्टार्ट हो गया तो फिर विदाउट एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इतना सीवियर पेन होगा, इतनी हाई जो हमारी ब्लड की कैपेसिटी होती है टूथ की बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अब आपको एक तरफ तो एक बार इंजेक्शन लगाना है और एक तरफ आपको रूट कैनाल में 1500 टाइम्स आपको ऊपर नीचे करनी है, तो आप 1500 बार इंजेक्शन लगवा सकते हैं, सुई चुभवाएंगे या एक बार, ये कंपैरिजन भी है ना। तो एक बार इंजेक्शन लगवाना बेटर होता है। और इंजेक्शन की भी अब
ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी थिन, इतनी ज़्यादा गेज की नीडल आ गई हैं कि जब भी आप इंजेक्शन लगता है बहुत माइनर सा आपको पता है, कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता कि इंजेक्शन लग चुका है। ओके। तो अब इंजेक्शन की नीडल अगर फाइन है तो मुझे नहीं लगता कि इंजेक्शन से दर्द होता है, ज़्यादातर बहुत इजीली पेशेंट लगवा लेता है। मेरे साथ तो अभी ये केस हो गया कि पेशेंट मतलब एक हफ्ते में 1-2 पेशेंट ऐसा आता होगा जो ये कहता होगा कि सर मुझे डर लग रहा है। तो अब तो ये ईजी हो गया, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है कि ज़्यादा पेन नहीं होता मुंह में इंजेक्शन लगवाने से, उस पेन के कंपेयर में जो दांत में ऑलरेडी हो रहा है। तो इसलिए बिना इंजेक्शन के साथ ही ट्रीटमेंट होगा और इजीली हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। इंजेक्शन लगता कहाँ है सर वैसे, बाय द वे? मतलब मसूड़ों में लगता है नहीं, कि गाल में, अच्छा, में बोन के पास अलग, जहाँ जहाँ से नर्व्स आ रही है ना वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। अंदर से हाँ, अंदर से ओके। अंदर से। अच्छा अच्छा हाँ, और बहुत इजीली बच्चों के भी लग जाता है आजकल के तो। अच्छा अच्छा। मैंने कई वीडियोस ऐसी डाली जिसमें बच्चों के इंजेक्शन लगाया, बच्चों को यही पता नहीं कि इंजेक्शन लग गया। ओह। सर जो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स होते हैं क्या वो पेशेंट को अननेसेसरी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ बोलते हैं यूज़ करने के लिए? यार देखो, ये चीज़ ना बहुत कॉमन हो गई है कि जी। अननेसेसरी दवाइयाँ यूज़ करा रहा है, अननेसेसरी डेंटल ट्रीटमेंट भी बताया जा रहा है। जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनको सिर्फ स्केलिंग की नीड थी, उनको बहुत माइनर सी मोबिलिटी थी और तेत में कैलकुलस था। ओके। उस पेशेंट ने जाकर के बस इतना कहा कि मेरे ये दांत हल्के से हिल रहे हैं हम्म। और यहाँ गंदा हो रहा है। तो डेंटिस्ट ने कहा, वो क्वैक थे, वो जी। बच्चा बिहार का था, पानीपत का। अच्छा। तो उस डेंटिस्ट ने ये कहा कि ठीक है, इसको मैं क्लीन करके इस पर कैप लगा दूंगा, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। उस बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उसको 6000 चार्ज बता दिया और उसको इंजेक्शन लगाया पहले, और उसके बाद जब वो सुन हो जाता तो पता नहीं चलता, उसको लग रहा है कि मेरे दांत क्लीन हो रहे हैं। उन्होंने पूरे तीत ग्राइंड कर दिए, सामने के फ्रंट के 6 दांत ग्राइंड कर दिए, ग्राइंड करके पतले पतले से कर दिया। अब वाइटल टूथ उसको कोई नीड नहीं। अब उसके बाद वो डर गया पेशेंट, क्या रे मेरे दांतों को तुमने क्या किया। फिर उसने रात में वीडियोस देखी, काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद में उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उसका ट्रीटमेंट किया। फिर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था, करा कि सर मुझे तो बस ये बताया था मैं क्लीन कर रहा हूँ। अननेसेसरी उसके दांत खराब किए, अननेसेसरी उसके दांत काट दिए, ट्रिम कर दिए, जबकि उसको बिल्कुल नीड नहीं थी, उसको सिर्फ क्लीनिंग की नीड थी। थोड़े दिन क्लीन करने के बाद थोड़े दिन वो ब्रश अच्छे से करता, वो मेंटेन हो जाता। लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, पेशेंट को जो क्वैक्स है ना वो ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे हैं कि उनको खुद को ट्रीटमेंट करना तो आता नहीं है और पेशेंट को कहते हैं कि पूरे मुंह पर कैप लगवा लो, आपके दांत बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और पेशेंट को नॉलेज नहीं है, बस वो कंपेयर कर रहे हैं कि यार सस्ते में हो रहा है, मेरे दांत बच जाएंगे। आपका नेचुरल दांत वो घिस करके, वाइटल टूथ बिना नीड के अगर घिस के उस पर कैप लगाया जा रहा है तो वो तो ऑलरेडी खराब हो रहा है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अच्छे दांत को आप घिसवा दें, जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह ने दी है उसको दांत को बचाने के लिए, जिसके अंदर नर्व है ही नहीं, आप उसको पूरी को ट्रिम करा के सेंसिटिविटी वाली लेयर के ऊपर एक कैप चढ़वा रहे हैं मेटल का। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और पेशेंट को पता भी नहीं होता, फिर वो बाद में कोसता है कि यार ये मैंने क्या करवा लिया, ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ। ऐसे बहुत पेशेंट है जिनके साथ ये हुआ है। मेरी लाइफ में खुद में मेरे हिसाब से ऐसे पेशेंट जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ होगा 1000 से भी प्लस होंगे। ओह शिट। जिनकी रूट कैनाल के नाम पे रूट कैनाल की नीड है लेकिन रूट कैनाल करनी नहीं आती है, गड्ढा कर दिया। कई बार तो उनको रिलीफ हो जाता है, क्योंकि एक्सेस होने के बाद में ना प्रेशर रिलीज हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। अब उसकी रूट कैनाल का आर भी नहीं हुआ, ये समझें आप। उसमें 3 कैनाल है तो एक में डाल रखी है जीपी, थोड़ी सी क्लीन कर दी, दवाई डाल के भेजे जा रहे हैं। फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि तुम्हारे में इन्फेक्शन हो गया है, अभी निकालना पड़ेगा, इसमें पस है। अच्छा। अब पेशेंट डरा हुआ होता है कि इतने दिन से ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टर का भरोसा सबसे ज़्यादा है पेशेंट को, बहुत होता है, प्रॉपर भरोसा करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना वो डॉक्टर के साथ ही उठाना पड़ रहा है। तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, अननेसेसरी और मतलब अनएथिकल ट्रीटमेंट, जिसकी नीड ही नहीं है वो ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, और जिसकी नीड है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा। मैं ऐसे डेंटिस्ट को भी जानता हूँ जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वैक नहीं है, अच्छा डिग्री है उनके बच्चों के पास भी, और एक एक्सरे मशीन नहीं खरीदी उन्होंने। एक्सरे मशीन 20-25 हज़ार रुपये से CR में उनकी अर्निंग हुई है, करोड़्स में, और उन्होंने अपने क्लिनिक पे इन्वेस्ट नहीं किया कि मैं 1-2 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर दूँ जो मेरी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको ये ठीक कर सकें। नहीं कर रहे, चल रहा है, सबके मिथ है यार, इतना पुराना डेंटिस्ट है, इससे बढ़िया कोई नहीं। फिर जब उसके साथ नुकसान हुआ तब उसने फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि यार इसके अलावा भी और डेंटिस्ट हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता जा रहा है। अब तो ये जब से सोशल मीडिया आई है ना,
इसने बहुत अवेयरनेस की है। मैं देखता हूँ काफी। कि लोगों को ना सही ट्रीटमेंट, जैसे कि ना पहले कोएक्स के साथ क्या था, कोएक्स के पास भीड़ थी और पेशेंट के साथ ये था कि जो भीड़ देख करके वो जा रहा है। जी। अब जब से जो बिगिनर्स हैं, अच्छे डेंटिस्ट हैं, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो अपने केस डाल रहे हैं प्री एंड पोस्ट, उसकी वजह से पेशेंट उनकी तरफ जा रहा है। पहले उनके पास ये सिस्टम नहीं था तो कोएक्स के पास ज़्यादा पेशेंट थे। अब कोएक्स की कम हो रही है अर्निंग, और जो पेशेंट फ्लो और जो अच्छे डेंटिस्ट है उनकी ज़्यादा बढ़ रही है। इतना अवेयरनेस हो चुका है ऑलरेडी। मुझे मालूम है ऑलरेडी दिल्ली में मोर देन 8000 कोएक्स हैं डेंटिस्ट। 8000 झोला छाप डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। और अगर आपके पास एक BDS डॉक्टर है ना, उसके पास इतना प्रेशर है कि पेशेंट नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जस्ट बराबर में जो कोएक्स बैठे हुए हैं वो इतना कम प्राइस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि वो पेशेंट वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है। हालांकि वो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, अच्छा मटेरियल यूज़ करेगा, और उसके पास उसको और बहुत सारी चीज़ें भी पे करनी है। यानी बायोमेडिकल वेस्ट उसके पास है, बायोमेडिकल के डस्टबिन, आपको जो ग्लव्स कहाँ फेंकने हैं उसको कोई मतलब, वो ग्लव्स भी यूज़ नहीं कर रहा है। और पेशेंट की भीड़ कहाँ थी? कोएक्स के पास ज़्यादा थी, सिर्फ सस्ते की वजह से। और जब से ये केस बिगड़ने हुए, बढ़ने हुए, तो फिर धीरे धीरे वो रेशियो अब कम हो गया है। कोएक्स का कम हो गया है और वहाँ का ज़्यादा हो गया है। और देखना, मुझे नहीं लगता 4-5 साल, 8 साल, 10 साल में इनका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा दुकान चलनी बंद। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर इंसान के हाथ में, अपने हाथ में मोबाइल है कि अगर आज उसने रूट कैनाल कराई है तो वो, अगर आज उसको दर्द दोबारा हो गया तो वो कल बता देगा कि क्यों हुआ है। वो खुद ही सर्च कर लेता है, खुद ही वीडियोस देख लेगा कि ऐसे ऐसे बात है, यार मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। नहीं, पहले बताने वाला कोई नहीं था। तो अब ये सोशल मीडिया से ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है। जी सर, जैसे अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट कर देते हैं ये डॉक्टर, इनसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अननेसेसरी से तो सारी ऑलरेडी अननेसेसरी हुआ है। आप सपोज करो अभी आपके दांत ठीक है जी, आपके किसी एक टूथ में पेन हुआ, पेशेंट डॉक्टर आके कहता है, कोई डेंटिस्ट, सारे दांतों में कैप लगवा लो, आपको फिर ये दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा जी, है ना? तो आप क्या सोचेंगे, यार एक ही बार तो देना, इसमें RCT में कितने पैसे लग रहे हैं? 6000। और सब में कितने लगेंगे? सब मैं 2000-3000 का एक कैप लगाऊंगा, सब में लगा दूंगा। आपने 6 लग रहे हैं, 30-40 हज़ार में अगर मेरा सुपर की कैप चेंज हो जाते हैं। तो कोएक्स का कम प्राइस होता है, वो कंपेयर करता है, सारे दांत आपने कटवा लिए, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट स्टार्ट हो चुकी ना। अब आपने अच्छे दांतों को आप सब कटवा के कैप लगवा रहे हो। तो जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल ही अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है तो आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। प्लास्टिक सर्जरी के बाद में आपकी फेस की वो वैल्यू ही नहीं रहती। आपको कितना मेंटेन करना पड़ता है और कितने दिन चलेगा ये भी गारंटी नहीं है। अगर आपको नीड है तभी तो करानी पड़ेगी ना। अब फॉर एग्जांपल किसी का बर्न हो गया, फेस जल गया, या कोई ऐसा मार्क है, बर्थ मार्क है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मुझे एस्थेटिकली फेशियल सर्जरी की नीड है, तो उसको करानी चाहिए। अब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बनने के लिए कभी आप रिमॉडलिंग करा रहे हैं, लिप के लिए करा रहे हैं, नोज फिलर करा रहे हैं, वो थोड़े टाइम बाद बुढ़ापा तो आना है। हाँ, आपको और जल्दी आ जाएगा अगर आप इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे ना। आप नेचुरल की तरफ रहें, देर से आएगा। टेंशन फ्री रहें, पानी ज़्यादा पिए, ये अपनी जो डेली मेंटेन करने की चीज़ें, ऐसे तीत को जितना आप मेंटेन कर सकते हो वो करें। विटामिन C की चीज़ें लें, फ्रूट्स ले लें, सैलड्स ले लें, ये चीज़ों से आपका टूथ वैसे मेंटेन रहेंगे। क्यों ज़रूरत है डेंटल ट्रीटमेंट कराने की जब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही? ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो बस रूटीन चेकअप कराएं। फिलिंग की नीड है, फिलिंग करा लें बस। क्लीनिंग की नीड है, क्लीनिंग कराएं। रूट कैनाल तक तो जाने ही ना दें, एक्सट्रैक्शन तक कोशिश करें ना जाए। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है ना, ये अननेसेसरी ट्रीटमेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लीनियंसी की उससे ज़्यादा है। जी सर, एक ही प्रॉब्लम पर 3 अलग अलग डेंटिस्ट की 3 अलग अलग बातें, 3 अलग अलग ओपिनियन क्यों होते हैं? ऐसा हो जाता है। क्या होता है कि अगर पेशेंट गया, पेशेंट ने एक बार तो ये कहा कि मुझे इस दांत में पेन है, आप समझे, तो डेंटिस्ट ने देखा कि उसमें रूट कैनाल की नीड है तो उन्होंने बता दिया रूट कैनाल की है। अब पेशेंट कह रहा है कि जी मुझे चेकअप कराना है, तो अब दूसरे डेंटिस्ट ने चेक किया कि इनको रूट कैनाल की भी नीड है, क्लीनिंग की भी नीड है, और कोई दांत मिसिंग है तो आपको कैप भी लगवाना है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि उसने ओवरऑल ट्रीटमेंट बताया है। अगर आपको लगता है कि एक ही दांत में एक प्रॉब्लम है मुझे और 3 डेंटिस्ट की अलग अलग राय हैं, फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट कहता है कि ये दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा, ये निकलवाना ही पड़ेगा। एक डेंटिस्ट कह रहा है कि नहीं मैं इसको बचा लूँगा, इसकी रूट कैनाल करके बचा लूँगा। एक डेंटिस्ट कह रहा है कि मैं इसमें फिलिंग कर दूंगा। तो वो दो की सिमिलरिटी ज़्यादा है। एक तो जो ये कह रहे हैं कि मैं इसको बचा लूँगा, क्योंकि आज के टाइम में इतने हाई क्वालिटी के मटेरियल्स और मेडिसिन आ चुकी हैं कि अगर दांत के नीचे ज़्यादा इन्फेक्शन है, सिस्ट बन गई है या पेरियापेगल एब्सेस ज़्यादा है, तो वो उन मेडिसिन के थ्रू उसको हील कर लेते हैं
और हील करके उसको ठीक कर लेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। एक दांत को बचाने में 2 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, बार बार मेडिसिन डालते हैं। तो वो अपनी जगह ठीक है, करा लेंगे। एक डेंटिस्ट कह रहा नहीं जी आपको निकलवाना ही पड़ेगा, तो उसका एफर्ट भी डिपेंड करता है कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है, उसकी नॉलेज है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है कि वो कह रहा है कि मैं बचा लूँगा, या फिर मे बी ये सही हो सकता है कि ये वो निकलवाना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट को बीमारी हुई कि मुझे किडनी की डिजीज़ हुई है। अब एक डॉक्टर कह रहा है कि इनकी डायलिसिस करा लो बच जाएंगे, अब कोई कह रहा है कि डायलिसिस मत कराओ नहीं बचेंगे। तो वो बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी का फंक्शन भी डिपेंड करता है। तो ऐसे दांत के ऊपर भी करता है कि एक दांत में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कई बार वो बच भी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट के बाद भी निकलवाना पड़ जाता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, नहीं हील कर पा रही है, या वो मेडिसिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है अलग अलग डेंटिस्ट की राय। जी। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट मिलता है या प्राइवेट में? या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो डेंटल ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है, 99% नहीं मिलता जी। क्योंकि इसके इक्विपमेंट और मटेरियल्स इतने कॉस्टली आते हैं, इतना मटेरियल इसमें यूज़ होता है, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ होते हैं कि उसको मेंटेन करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसलिए ये प्राइवेट क्लिनिक में ही ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ तो हो जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को लर्निंग भी है, सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ तो 99% बिल्कुल डेंटल ट्रीटमेंट में वहाँ एक्सट्रैक्शन हो जाता है कि दांत निकलवा दो डायरेक्टली। कुछ हॉस्पिटल्स में रूट कैनाल हो जाता है, पर मुझे नहीं लगता वो इतनी परफेक्शन से होता है, क्योंकि इसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट हैं, एक डेंटिस्ट की कैपेसिटी है 8 पेशेंट करने की पूरे दिन में। अब उसको आप 25 पेशेंट 30 पेशेंट दे दोगे तो वो कैसे करेगा? एक पेशेंट में 1 आवर 1.5 आवर्स भी लग जाता है कई बार, 25 मिनट तो बहुत कॉमन है। तो इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होता, प्राइवेट ही क्लिनिक में ज़्यादा बेटर होता है। सर बोला जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठ के एक रात में, तो ये जो रात में ब्रश करने वाला कॉन्सेप्ट है किस हद तक सही है? ये रात में ब्रश करने वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा हद तक सही है मॉर्निंग वाले से। क्योंकि रात में आपने कोई चीज़ खाई है, कुछ भी किया है, और उसके बाद आपने उसको ब्रश नहीं किया, तो जो आपके दांतों में फंस गया है ना, वो आपको अब 8 घंटे तक सोते हैं तो 8 घंटे तक एक ही जगह पर वो वर्क कर रहा है दांत को ख़राब करने में। मॉर्निंग में अगर 1% आपने नहीं किया, आइडियली तो दोनों टाइम करना है। किसी वजह से मॉर्निंग में आपने नॉर्मल ऐसे ब्रश फेर लिया है विदाउट पेस्ट, तो उससे भी क्लीन हो जाता है। लेकिन रात का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर मॉर्निंग के। मॉर्निंग में आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, कोई चीज़ फंसी है तो वो सलाइवा के साथ हट जाती है। सलाइवा का काम है हमारा वॉश आउट करने का, टीथ को और मेंटेन करने का, तो वो मॉर्निंग वाला फिर भी चल जाएगा, लेकिन नाइट वाला तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ परेशानी है, ज़्यादा जल्दी में रहता है तो, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों टाइम ही करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में है, दिन में 2 बार या 3 बार भी ब्रश करना चाहता है तो वो इस तरह से भी कर सकता है कि बिना पेस्ट के सिर्फ ब्रश से अपना क्लीन कर ले, बस नॉर्मली विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड, उससे भी टीथ क्लीन हो जाते हैं। आपके टीथ मेंटेन रह सकते हैं। आपने लंच किया, लंच के बाद ब्रश तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि आपके पास ब्रश है और आप गए, आपने बेसिन से थोड़ा सा पानी लिया मुंह में, कुल्ला किया, उसके बाद हल्का सा ब्रश फेरा, फिर 2 बार कुल्ला किया, आपका टीथ क्लीन है। ये मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। 20 सेकंड 30 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है। तो लाइक जैसे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, इसमें भी कुछ होता है कि दांतों को खराब कर देते हैं काफ़ी सारे? नहीं, खराब तो नहीं करते, लेकिन जो लोगों का मिथ है कि आपको एक टूथपेस्ट ही सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट अलग अलग तरीके हैं। अगर आप बस टूथपेस्ट नहीं है, आप सिर्फ वाटर से, पानी से भी क्लीन करेंगे ना, तो भी टीथ सेम क्लीन होंगे एज कम्पेयर जैसे कि आपके ब्रश उससे पेस्ट के साथ हो। अच्छा, ये लोगों का मिथ है कि बिना उसके। हाँ। अच्छा, और एक मिथ ये भी है कि लोगों का ना जो पेस्ट है ना, वही एक ही पेस्ट सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हैं तो आपको उसके लिए दूसरा टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, किसी का हमने प्रमोशन नहीं किया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, जो अच्छा ब्लीडिंग गम्स के लिए पेस्ट है और माउथ वॉश है वो पेरोडोंटेक्स है, या स्टोलिन आर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो हम ज़्यादातर वेंटेज फोर्ट यूज़ करा रहे हैं, या हाइडेंट प्रो कराते हैं, या ओरो हेल्थ सरन फार्मा का। ये 3 कंपनियों के अच्छे टूथपेस्ट। जी। और आपको टीथ वाइटनिंग के लिए चाहिए तो ग्लोडेंट आता है, डॉक्टर रेड्डी का अच्छा टूथपेस्ट है। और कुछ टाइम ऐसा, जैसे बच्चों का जो टाइम पीरियड है 6 to 12 ईयर्स,
15 ईयर्स, तो उसमें मिक्स्ड डेंटिशन है, दूध के भी दांत है, परमानेंट दांत इरप्ट हो रहे हैं। तो कैल्शियम को फॉर्मेशन के लिए आप एनाफिक्स वगैरह यूज कर लें, या जीसी के भी कुछ टूथपेस्ट आते हैं वो जी, यूज कर सकते हैं। जी जी तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पेस्ट यूज करते हैं, अलग अलग माउथ वॉश यूज होते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज वर्क कर रही है। ब्लीडिंग गम्स के लिए माउथ वॉश यूज करेंगे तो पेरोडोंटिक करेंगे, ठंडे गर्म के लिए करेंगे तो वेंटेज कर लेंगे, वेंटेज एक्वा है। और नॉर्मली डिसइंफेक्शन के लिए करना है तो आप क्लोएक्स एडीएस यूज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी के लिए करना है तो वेंटेज वगैरह कर लें। बेंजाडाइमीन, अगर गले में कोई ज़्यादा दर्द या इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो आप बेंजाडाइमीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग टूथपेस्ट, अलग माउथवॉश, सबके फंक्शन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्क करेगा। जी जी जी। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उन बोला जाता है कि वो दांतों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि एक तो शुगर होती है उसमें और काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो वो दांतों के लिए अच्छा है या बुरा है? ये काफ़ी बुरा है। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि टूथ के लिए ना, आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कभी आपने जानवर को, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, उनको देखा है कि वो बुढ़ापे में मरे, दांत टूट के मरे? कभी भी नहीं। एक शेर का वेट 300 केजी होता है जी। 250 केजी, 300 केजी। वो 250 किलोग्राम का वेट अपना सिर्फ 4 दांतों पर, भैंस की गर्दन पर लटका के रखता है, सिर्फ 4 दांतों पर। हाँ, बिल्कुल। इतने स्ट्रांग है। उन सबका कॉमन रीजन ये है कि वो ना ज़्यादा ठंडा खाते हैं ना ज़्यादा गर्म खाते हैं। आप बिल्ली को ठंडा दूध रख दें, कुत्ते को ठंडा दूध रख दें फ्रिज का, वो बिल्कुल नहीं छुएगा उसको। बहुत ज़्यादा गर्म रख दें, वो बिल्कुल नहीं छुएगा। टीथ की या बॉडी की हमारी एक नेचर है कि आप उसको एक्सेस गर्म या एक्सेस ठंडा देंगे ना, तो जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए कोल्ड ड्रिंक जब भी पी जाएगी वो बिल्कुल ठंडा पिया जाएगा, चिल्ड पी जाएगी, तो वो एक्सेस टेम्परेचर चेंज हुआ। दूसरा, उसके अंदर सोडा है जो हमारे इनेमल क्रिस्टल्स को वीक कर रहा है। तीसरा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर है, शुगर जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो तीनों चीज़ें आपके टीथ को किल कर रही हैं एक तरह से। और जब इनेमल वीक स्टार्ट होगा तो फिर डिस्कलरेशन भी होगा और आपके टीथ वीक भी होंगे, जल्दी भी टूटेंगे, जल्दी भी ख़राब होंगे। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। मगर सर कहा जाता है कि सोडा तो दांतों की सफाई के लिए अच्छा, तो विदाउट मीठे के है ना, विदाउट ठंडा है, एक्सेस ठंडा भी तो है, एक्सेस मीठा भी तो है इसके साथ, और अलग केमिकल्स भी तो यूज हो रहे हैं ना, कलरिंग एजेंट भी तो यूज हो रहे हैं ना। चाय कॉफी और एक्सेस सोडा भी तो आपको नुकसान ही करेगा ना। हाँ, वो तो। अब आप सपोज करो एक इंसान आपका अपना फेस क्लीन कर रहा है, वो नॉर्मल अपने फेस वॉश से कर रहा है, अब उसको कहा कि भाई ये पत्थर से कर दे अच्छे से, तो कैसे होगा? वो तो फेस खराब होगा ना। जी बिल्कुल। तो वैसे ही सेम टू सेम लेसरेट हो रहा है, टीथ के भी लेसरेशन हो जाएगा। इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक की तरह चाय कॉफी भी सेम ही इफेक्ट करती है दांतों पे? बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है एज कम्पेयर कोल्ड ड्रिंक के। मेरे हिसाब से चाय कम नुकसानदायक है। ओके। पर चाय वगैरह पीने के थोड़ी देर बाद आपको कुल्ला अच्छे से कर लेना चाहिए, थोड़ी देर बाद। जी जी। टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाए, ये नहीं कि आपने अभी गरम चाय पिया और कुल्ला कर लिया। जी सर, जैसे सुना है कि गुटखा पान जो खाते हैं लोग, उनके दांतों में दर्द नहीं होता, और जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जो इन सब चीजों को नहीं कंज्यूम करते, उनके दांतों में दर्द हो जाता है। तो क्या सब लोगों को ये चीजें खानी चाहिए क्या, पान वगैरह? नहीं, देखो, गुटखा पान मसाले वालों को दर्द कम होता है, लेकिन उनको डेडली डिजीज होती है, कैंसर। तो अब आप एक चीज कर लें कि या तो थोड़े में ठीक हो जाए या फिर पूरे में हो जाए। दूसरी चीज मैं समझाता हूँ कि गुटखा पान खाने की वजह से ना क्या होता है कि जो टूथ की नर्व एंडिंग है ना, वो नेक्रोज हो जाती हैं, एक तरह से मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको दांतों में बीमारियां नहीं हो रही, उनके दांत खराब हो रखे होते हैं, लेकिन जो गुटखे खा रहा है ना, उसको अपनी ओरल हाइजीन की कोई दिक्कत नहीं है। उसके मुंह से स्मेल आए, कैसा हो रहा है, और दांत खराब हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे को फर्क पड़ता है ना। जो मेंटेन कर रहा है उसको फर्क पड़ता है कि मेरे मुंह से स्मेल नहीं आना चाहिए, मेरे टीथ क्लीन रहने चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी, मैं स्मेल करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी ग्लो करे। दूसरे एक इंसान है जो नहाता ही नहीं, रोड पे आप देखें, आप उससे अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप उससे कंपेयर करेंगे कि यार तो नहाता ही नहीं है, ये तो बीमार नहीं पड़ रहा, हाँ, और मैं बीमार हो रही हूँ तो मैं भी नहीं नहाऊं। लेकिन गुटखे पान से जो डिजीज होती है ना, वो बहुत सीवियर होती है, और जिनको हो चुके हैं ना, आप एक बार उनसे पूछो, उनकी फैमिली भी दुआ करती है ये चला जाए। सर, जो गुटखा पान खाते हैं ना, उनके दांतों में ना रेड कलर के निशान बन जाते हैं, काफी सारे हमने देखे होंगे, दांतों में बिल्कुल अलग ही कलर आता है, डार्क। तो वो ठीक हो सकता है? नहीं होता, वो नहीं हो सकता। अगर वो ऊपर की लेयर इनेमल के ऊपर ही है, हाँ। तो वो क्लीनिंग से ठीक हो जाता है। अगर वो इनेमल क्रॉस कर गया है तो फिर वो ठीक नहीं होता, वो रेडी रहेगा, वो सेम ही रहेगा। सर, दांतों का जो इन्फेक्शन है वो हार्ट अटैक से भी रिलेटेड है? नहीं, दांतों का जो ब्लीडिंग गम्स होता है ना, उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर जो आपका ब्लड है ना, वो सर्कुलेट कर रहा है बॉडी के अंदर। वहीं इन्फेक्टेड ब्लड जो आपकी बॉडी में, हार्ट के अंदर आर्टरीज में जाएगा ना,
तो वो आपको हार्ट अटैक के पूरे सिम्टम देता है। बहुत सारी बीमारियां हार्ट की जो मसूड़ों की वजह से होती है, डिमेंशिया वगैरह जो होता है वो सब गम्स की, ब्लीडिंग गम्स की वजह से हो सकता है। तो इसलिए जो मसूड़ों की बीमारी है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग गम्स आ रहा है तो आपको, ब्लीडिंग गम्स की वजह से आपके साथ क्या होता है कि आपकी ना शॉर्ट ब्रीथनेस भी स्टार्ट हो जाती है, सांस जल्दी फूलने लगता है मसूड़ों की बीमारियों से भी। तो अब जब शॉर्ट ब्रीथनेस होगी ना तो हार्ट पंप करना भी कम कर देता है। ये भी हार्ट अटैक के एक सिम्टम होते हैं जब आपका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो इसलिए जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह की जो डिजीज है ना उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है दांतों की क्लीनिंग, वो करवा लें तो आपके ब्लीडिंग गम, जब तक आप दांतों की क्लीनिंग नहीं करवाएंगे ब्लीडिंग गम्स बंद नहीं होंगे। अच्छा। सबसे कॉमन प्रोसीजर ये है कि दांतों और मसूड़ों के बीच में जब कोई चीज़ फंस जाती है, जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो जम रहा है, उसको कैलकुलस बोलते हैं। वो कैलकुलस जब तक वहाँ रहेगा, आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, कितना भी क्लीन करें, वो नहीं होगा जब तक आप उसको मशीन से क्लीन नहीं करेंगे। और जब वो क्लीन हो जाएगा तो बॉडी हील कर देगी, इतनी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर होती है, इसलिए उसको क्लीन करा लेंगे। ओके सर, जैसे आपने बोला कि क्लीनिंग करवा लो उसके बाद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आफ्टर क्लीनिंग क्या है, ठंडा गर्म का ना काफी ज्यादा इफेक्ट लगने लगता है। आप कुछ भी हल्का सा भी नॉर्मल ठंडा खाओ बहुत ठंडा लगता है, गर्म खाओ बहुत गर्म लगता है, तो उसका क्या इलाज है? देखो दांतों का क्या है, अगर दांत आपके जो गम्स वो नीचे हो गए, कैलकुलस ज्यादा जम गया है तो आपकी जो रूट है ना वो एक्सपोज हो गई है। ऊपर इनेमल आपके क्राउन पर, लेकिन रूट पर इनेमल नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, वो रफ है, वहाँ सीमेंटम है। जब वहाँ पानी लगेगा तो आपको ठंडा लगता है, कुछ टाइम के लिए लगता है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। आपकी अगर क्लीनिंग अच्छे से की है तो वो भी थोड़ा टेम्पररी रहेगा। अगर आपकी क्लीनिंग किसी क्वैक ने की है और उसको सही से क्लीनिंग करनी नहीं आती है तो शायद एक्सेस फोर्स, एक्सेस प्रेशर की वजह से वो ज़्यादा आपको लंबे टाइम तक जा सकता है, वरना तो वो नॉर्मल होते हैं सिम्टम और वो चले जाते हैं, टेम्पररी सिम्टम होते हैं। इसलिए आप जब भी क्लीनिंग कराएं किसी प्रोफेशनल स्किल डेंटिस्ट से ही कराएं, ऐसे रोड पे ना चले जाएं। जैसे रोड पे देखा आपने कई सारे नॉर्मल क्वैक्स हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको क्लीनिंग का पता नहीं है, कितनी फोर्स लगानी है, कितनी यूनिट लगानी है, किस एंगल से करनी है, तो वो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उनको ठंडा गर्म तेज़ लग सकता है। लेकिन बहुत कॉमन प्रोसीजर, अगर आपकी रूट एक्सपोज है तो लगेगा ठंडा गर्म, या फिर आपको सही तरीके से नहीं की गई है तो लगेगा। लेकिन वो मेंटेन हो जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसको नहीं कराएंगे तो फिर और ज़्यादा बोन लॉस होगा, फिर तो दांत वो हिलेंगे भी। ठंडा लगने के बाद तो कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन है ये, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि दांत हिलने भी लगते हैं, तो दांत तो हिलेंगे ही ना। आपके कैलकुलस की वजह से बोन और रूट के अंदर इतना गैप आ गया, जो बोन आपकी सपोर्ट दे रही थी वो नीचे चली गई, रिसेशन हो चुका है, तो अब आपके दांत तो हिलेंगे, सपोर्ट कम हो गई, आप उसको नहीं कराएंगे तो और ज़्यादा डाउन जाएगा, करा लेंगे तो वहीं कि मैं हील हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए टाइम से करा लेनी चाहिए। तो ये जो ठंडा गर्म होता है, आफ्टर क्लीनिंग कितने टाइम बाद जाकर नॉर्मल होना शुरू होता है? किसी का 2-3 दिन में भी हो जाता है, किसी का विद इन अ मंथ भी चला जाता है, किसी का। ओके। लेकिन ज्यादातर तो विद इन अ वीक सबका ही सबसाइड हो जाता है। सर देखिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है कोई, ठीक है, तो उसकी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उस टाइम पर अगर उसे कोई डेंटल इश्यू हो जाता है तो क्या वो ट्रीटमेंट ले सकती है? देखिए डेंटल ट्रीटमेंट ना बहुत, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना उसके साथ ना 2 कंडीशन है, एक तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर और एक थर्ड ट्रिमेस्टर, ये ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब पहले 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। ओके। जो बीच के 3 महीने होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं एज कम्पेयर पहले और तीसरे। ओके। तो बीच के 3 महीने में तो सारे डेंटल प्रोसीजर हम कर सकते हैं जी। अब पेशेंट को ना पता नहीं होता, पेशेंट के साथ यही है कि मुझे जब कभी पेन होगा मैं तभी डेंटिस्ट के पास जाऊंगी। अब जब कई बार तो ऐसा होता है कि वो 8 मंथ की प्रेगनेंसी पे आ रही हैं, तो ना सीवियर पेन है तो उस टाइम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोसीजर फॉलो करके वो डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ रूट कैनाल भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सीवियर प्रोसीजर नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको समय रहते ही अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो पहले 3 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप करें, चेक कराएं, चेक करा लें कि अगर किसी ट्रीटमेंट में किसी दांत में कोई प्रॉब्लम आ सकती है 4th मंथ 5th 6th, तो इसमें आप ट्रीटमेंट करा के अपना सेफ हो जाए, 7 8 9 में प्रॉब्लम ना आए आप। और कि एक मिथ ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रश नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा, बहुत बड़ा मिथ है। और लोग ब्रश नहीं करते कि दांत हिल जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ब्लीडिंग होगी, वो कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉपर क्लीन करना है। अगर आप क्लीन नहीं करते तो ब्लीडिंग गम से, जैसे हार्ट डिजीज होती है ना, प्री मैच्योर बेबी भी हो जाता है। ओके। तो ये जो सबसे बड़ा कॉज है ना वो ब्लीडिंग गम्स का यही है कि प्रीमेच्योर बेबी आपका हो जाएगा, तो वो और नुकसान की बात है। इसलिए आपको टीथ को क्लीन करना है, बिल्कुल इसको लीनियंसी नहीं बरतनी है, बिल्कुल
ऐसा नहीं रखना है कि पुरानी मान्यताओं पर चलना है कि बड़ों हम्म। ने कहा हमारे दांत हिल जाएंगे, अगर आप उनको हिलाओगे, वो ब्रश करोगे तो ब्रश तो आपको करना ही पड़ेगा, ओके। वरना और नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। तो जो आपने बताया 7, 8 और 9th मंथ में पॉसिबल है कराना, तो ये 100% सेफ है प्रेगनेंसी में? हाँ, कुछ प्रोसीजर फॉलो करके 100% सेफ हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओके ओके ओके। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो आपको 1-2 सिटिंग से ही इतना रिलीफ हो जाएगा कि आप उसको आफ्टर डिलीवरी भी कंप्लीट करा सकते हैं। ओके ओके। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई मेडिसिन वर्क नहीं करेगी टीथ के अंदर, अगर आपको पल्पाइटिस है यानी पल्प तक इन्फ्लेमेशन होगा और पेन है, तो फिर आप उनको कहते हैं कि आप प्लेन पैरासीटामोल ले लो, और पैरासीटामोल बिल्कुल वर्क नहीं करती है एक टाइम पर, इसलिए उस कंडीशन पे हम एक्सेस ओपनिंग वगैरह करके कुछ टाइम के लिए रिलीव करके फिर भेज देते हैं, फिर डिलीवरी के बाद उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके। सो जैसे जो डेंटल ट्रीटमेंट में मेडिसिन वगैरह अगर दी जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो मेडिसिन ले सकते हैं? हाँ, कुछ मेडिसिन जो सेफ है वो दे सकते हैं। ओके। सारी मेडिसिन सेफ नहीं होती हैं, जो हम्म। प्रिकॉशन ले करके मेडिसिन दी जाएंगी वो जो सेफ है वही दी। सर जो ब्रेसेस लगवाते हैं लोग, इसकी राइट एज क्या है और एक्चुअल कॉस्ट इसकी क्या है? जो ब्रेसिस की राइट एज है ना, वो 13-14 ईयर की एज से स्टार्ट होता है। जब आपका परमानेंट टूथ आ जाते हैं प्रॉपर, तो उस टाइम पर कर देते हैं। जैसे 1-2 टूथ आपका प्रोक्लाइन है, जी उस टाइम तो अप्लायंस से ही ठीक हो जाता है, रिमूवल वाले अप्लायंस से ही ग्रोइंग एज में। जी। और अगर आपके टीथ में ज़्यादा क्राउडिंग है या प्रोक्लिनेशन ज़्यादा है, तो फिर जो एज है वो यही है कि जब दूध के सारे दांत टूट जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 13 साल की एज में टूट जाते हैं। 13-14 में, किसी किसी के 12 में टूटते हैं तो किसी के 14 में भी टूट जाते हैं। तो कॉमन जो है वो 13-14 साल की एज से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो एज है सबसे ज़्यादा बेस्ट है 14, 15, 16, 17, 18। थोड़ा सा लेट जाएंगे तो ट्रीटमेंट जो है वो 40 एज तक भी हो जाता है इजीली, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर जो एज है वो यही है 13 से 20 के बीच में। और इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है अलग अलग। बहुत कॉमन है 25 to 30,000 के आसपास में जो ब्रेसेस की कॉस्ट है, मेटल के हैं। और अगर आप सिरेमिक के ब्रेसेस लगवाते हैं तो 4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं अलग अलग क्लिनिक पे। और जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है वो 1 साल से 2-2.5 साल तक भी जाती है। जी जी। तो ये जो सारा कंप्लीट प्रोसीजर के ही चार्जेस होते हैं। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था सर। अब मैं ये डिस्कशन आपसे यहीं साइन आउट करना चाहूँगी। आज की पॉडकास्ट में हमें पता चला कि दांतों की जो स्वस्थता है उसे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उसके ख्याल रखने के लिए भी ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको देने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।